हेलो एवरीवन। एसएससी एग्ज़ाम्स का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर रहा है, खासकर सीजीएल एग्ज़ाम का। इसमें एक चीज़ कॉमन है, जितने भी लोग एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं या टॉप करते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उनका जो अटेम्प्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो जीके में आप अपने अटेम्प्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हो? क्या जीके में सारे क्वेश्चंस आपको 100% नॉलेज की ज़रूरत होती है तभी आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो? या बातें उसके अंदर जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो पीवाईक्यूज़ में मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इन टेक्निक्स को समझ पाते हो तो फिर आप कई मार्क्स का बोनस ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम शिफ्ट। कई मार्क्स का बोनस मिलेगा, यानी ऐसे क्वेश्चन में जिसको 100% आप नहीं भी जानते थे, उसके बारे में आपको या तो पार्शियल जानकारी थी या कोई जानकारी नहीं भी थी, तब भी आप वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हो। ये सीजीएल के लिए एप्लीकेबल होगा और अदर एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल भी रहेगा। मैं आपको लेटेस्ट पीवाईक्यूज का इस्तेमाल करके इसका अभी डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखो, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, यानी आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, आपने बेसिक पढ़ाई की है, आपने हमारा जीके जीनियस बैच जिसमें 100 आवर्स में जीके पढ़ाया गया है, आपने वहाँ से जीके पढ़ा है या कहीं और से भी पढ़ा है, आपकी बेसिक पढ़ाई हो चुकी है, आपको बेसिक नॉलेज है। बट कई सारे ऐसे टफ क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक नॉलेज से नहीं बनने वाले हैं। तब आपको क्या चीज़ें करनी है? उसके लिए चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और रिस्क टेकिंग एप्टीटाइट आपको, क्योंकि क्वेश्चंस जो आप एलिमिनेट करके बना रहे होंगे, एलिमिनेशन का मकसद क्या है? आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी। अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो तो पहले आपके एक क्वेश्चन को सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, जो कि अब कहाँ पे आ गई? 1/3 पे आ गई। एक और ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो अब 50% चांसेस हो गया है कि जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे 50% चांस है कि वो सही हो जाएगा। यही होता है बेसिक एलिमिनेशन का गेम, यानी कि आपको सही ऑप्शन पकड़ने से ज़्यादा फोकस करना है, जो गलत ऑप्शन है उनको अपने सामने से हटा देने पर, ताकि चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा जो एग्जाम में लगते हैं, अप्लाई होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सिमिलर ऑप्शंस का। ठीक है, इसको मैं आपको क्वेश्चन में लगाकर दिखाता हूँ कि सिमिलर ऑप्शन से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन है, सीजीएल 2024 में आया हुआ सवाल है। पूछ रहा है क्या? हु हैज रिटन द बुक संगीत बाल प्रकाश। अब आपको अगर नॉलेज है कि संगीत बाल प्रकाश किसने लिखा है तो देन प्लीज गो विथ योर नॉलेज, फिर ये सब ट्रिक विक लगाने की जरूरत नहीं है। बट मैं मानकर चल रहा हूँ ज्यादातर लोगों को ये सवाल का आंसर नहीं आता होगा, बिकॉज इट इज अ टफ क्वेश्चन, रादर टफ क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है? आप सिमिलर ऑप्शंस ढूंढिए। सिमिलर ऑप्शंस क्या? देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी विष्णु, यहाँ पे भी विष्णु, यहाँ विष्णु नहीं, यहाँ विष्णु नहीं, ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर इन दोनों के बीच में ही कोई होगा। अब आप बोलोगे सर मुझे क्या सपना आना चाहिए कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है ये हमारे आंसर हो जाएंगे? नहीं, आपको सपना नहीं आना चाहिए। इसके बाद आप इन दोनों में से कोई भी पिक करोगे, आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अब 50% के सामने मैं आपको एक गेम समझाता हूँ। मान लो एग्जाम में 25 सवाल होते हैं, आपने 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए सही सही फुल कॉन्फिडेंस के साथ। 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एलिमिनेशन का स्कोप लग रहा है आपको, और 50% चांसेस पे आप लेकर आ गए हो, 50-50 पे लेकर आ गए हो। आपको सही करने के +2 मार्क्स मिलते हैं, मैं टीयर 1 की बात कर रहा हूँ, और गलत करने पे -0.5 मार्क्स आपके घटा लिए जाते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर 6 क्वेश्चंस पे आपने अप्लाई किया तो 3 क्वेश्चन आपके सही होंगे और 3 क्वेश्चन ही आपके गलत हो जाएंगे। सही क्वेश्चन 3, यानी कि 3 2 6 मार्क्स यहाँ पर आपको प्लस के मिलेंगे, और 3 × 1.5 यानी 1.5 नंबर आपके माइनस के मिलेंगे। अगर इतना काम भी आप कर लेते हो तो नेट आप पॉजिटिव में रह रहे हो। 4.5 नंबर आपको पॉजिटिव के मिल गए इन 6 सवालों के लिए, जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा था। अगर आप ये 6 सवाल पूरे के पूरे छोड़ देते, आपको 0 मार्क्स का गेन होता, 0 मार्क्स मिलता, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। लेकिन अगर आपने रिस्क लिया, 50% पे अगर आप चीजों को लाए, तो प्रोबेबिलिटी का लॉ क्या कहता है कि आपको 4.5 नंबर का फायदा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में अंतर होता है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, सारे 50% वही लगेंगे जो आप गलत बनाते हो, ये भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला ये रिस्क लेने की एपेटाइट आपके अंदर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई अपन रिस्क लेंगे तो कुछ फायदे में रह सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी किस्मत इतनी खराब है तो फिर मत लीजिए रिस्क। बट मैक्सिमम लोग जो एग्जाम को क्रैक करेंगे, जो टॉप करेंगे, वो लोग रिस्क लेंगे। अगले सवाल में मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन यहाँ पे हम सिमिलर ऑप्शंस को देख रहे हैं। एमजी म्यूजिक अवार्ड्स इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। स्टेट्स पूछा जा रहा है। इसमें आप देखो सिमिलर ऑप्शंस कौन कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। मैंने बोला ना, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। बट छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ ईस्ट इंडिया सेंट्रल इंडिया पे आता है, हिंदी का स्टेट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। मामला 3 पे आ गया, यानी बेस्ट ऑफ 3 आपको पिक करना है। अब इसके बाद चीजें आपके ऊपर है कि आप कैसे बाकी दोनों को एलिमिनेट करते हो, नागालैंड तक पहुंचते हो सकता है आप नागालैंड तक ना भी पहुंच जाओ, लेकिन आपने जब एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया तो आपके क्वेश्चन सही होने
की प्रोबेबिलिटी 33% पे आ गई, जो कि पहले क्या थी 25% पे थी। यानी ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग केवल 0.5 है माइनस में, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन मैं 6 क्वेश्चंस का एग्जांपल लूंगा। अगर 6 क्वेश्चन अगर आप ऐसे करके अटेम्प्ट करते हो जिसमें आपने 3 ऑप्शंस पे ले आया है मामले को, तो होगा क्या, इसमें 1/3 ही क्वेश्चन जो है वो आपके सही होंगे। यानी कि 2 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 क्वेश्चन सही का मतलब है +4 और 4 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है -2। यानी नेट +2 का आपको फायदा है। 2 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं। ये 2 नंबर बड़ी बात होती है ऐसे एग्जाम्स में जहां आधे 1 नंबर से लोगों का सिलेक्शन छूट जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस 2 नंबर को हल्के में मत लीजिएगा। इसलिए इन टेक्निक्स को प्लीज मास्टर करने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल है, ये देखो लंबा चौड़ा सवाल है। अब ये बोलो किसी को क्या पता होगा इसके बारे में, अनलेस कि वो थोड़ा न्यूज वगैरह रेगुलरली फॉलो करता है। ये देखो इतना लंबा सा सवाल है। इस सवाल को आप पढ़ के आराम से पॉज करके पढ़ लेना। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पहले 1 जनवरी कट ऑफ डेट होती थी, इस बार ये कट ऑफ डेट क्या चेंज कर गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है और कॉन्फिडेंस में रखना है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग 2 डेट्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग 4 डेट्स। आखिरी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग 3 डेट्स। पर ये क्या बोल रहा है, एलिमिनेटिंग द आइडिया ऑफ एलिजिबिलिटी डेट। ये क्या, एक तो एक्सट्रीम बात भी कर रहा है, दूसरा ये तीनों ऑप्शन सिमिलर है, इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग। डेट इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, जबकि ये एलिमिनेट करने की ही बात कर दे रहा है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आप बेस्ट ऑफ 3 पे आ चुके हो, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। अगला गेम क्या है, अगला जो पैटर्न मैंने पकड़ा है वो क्या है, डेटा या नंबर्स या फिगर्स जो होते हैं उसको गलत होने के उसके चांसेस ज्यादा है। क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर एग्जामिनर को गलत ऑप्शन बनाना है तो वो सब्जेक्टिव चीजों को बनाने के लिए उसको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारा इधर उधर का चीज देखना पड़ेगा। लेकिन मान लो किसी मिनिस्ट्री को 100 करोड़ का एलोकेशन किया गया है किसी फंड के लिए, इस 100 करोड़ को 90 करोड़ बनाना या 1000 करोड़ बनाना ये बिल्कुल आसान काम है। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसे पाथ को चुनेगा कि जिसमें कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता आंसर की में। इसका मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें लिखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, इसके बारे में बात किया जा रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, याद रखना, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो पहले स्टेटमेंट में क्या है, डेटा है, नंबर है, 2017 की बात कर रहा है। क्या पता ये 16 होगा, क्या पता 18 होगा, 20 होगा, कुछ भी हो सकता है। बाकी दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक तरीके के जनरल स्टेटमेंट्स हैं। गलत होने की संभावना उनकी भी है, बट इसकी संभावना सबसे ज्यादा हाई हो जाती है। तो 2017 ये गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, इसके चांसेस ज्यादा है। यानी या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक, तो यहां पर आपने फिर से 50-50 पे मामले को लेकर आया है और अब आप इसके हिसाब से खेल सकते हो कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। तो एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आप आंसर पे ही पहुंचोगे, लेकिन जैसे आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी आप बढ़ा लेते हो और इनडायरेक्ट वे में अपने सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा लेते हो। ठीक, यहाँ पर एक बार फिर से देखो क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर तो डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे याद रखना, एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021। देखो एक तो 24 में सवाल आया, 2021 के बारे में पूछा। कौन ही इतने पुराने करंट अफेयर पढ़ के गया होगा, फिर भी लोगों ने इस क्वेश्चन को सही करा है। भले 10% लोगों ने किया, 20% लोगों ने किया, लेकिन भाई सिलेक्शन भी तो ऐसे 10-20% लोगों का ही होगा ना, मैक्सिमम लोगों का तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो आप देखो इस सारे ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शन सी में आपको क्या दिखेगा, मेजर एयरपोर्ट 1 विच हैज एन एनुअल ट्रैफिक ऑफ मिनिमम 35 लाख। क्या पता 45 लाख हो, क्या पता 50 हो, क्या पता 25 हो, वी डोंट नो। यानी इस नंबर के साथ खेला जा सकता है, यानी इस ऑप्शन के गलत होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये नॉट पूछ रहा है तो हम इसके साथ ही चले जाएंगे। यानी अब तक मैं आपको एलिमिनेट करके दिखा रहा था, इस बार हम सीधे आंसर पे पहुंचे और यही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे अब इन एलिमिनेशन को कब लगाना है, जब आपका नॉलेज बेस खत्म हो चुका है, यानी नॉलेज से आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया है, तब आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको एग्जैक्ट डेटा याद है कि नहीं 35 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो फिर अपने नॉलेज के साथ जाओ। बट आप सोच कर देखो 3 साल पुराना करंट अफेयर किसको पता होने वाला है, फिर भी लोग इसको सही करके आए हैं। ठीक है, अगला जो टेक्निक है वो क्या है, इसे मैं बोलता हूँ अपोजिंग ऑप्शंस। ठीक है, मान लो ऑप्शन ए है जिसमें बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का हेड होता है, इंडिया का हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर होता है। और ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं, इंडिया का हेड ऑफ स्टेट क्या है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो दोनों क्या है, अपोजिंग ऑप्शंस है। ठीक है, सिमिलर बट अपोजिंग ऑप्शंस है, इन्हीं दोनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ। CHSL 24 में आया हुआ ये सवाल है, इस जरा सवाल को पढ़ो। यूट्रोफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। यूट्रोफिकेशन हालांकि अब बहुत कॉमन टर्म हो गया, आपको इसके बारे में पता ही होगा, बट एक बार आप ऑप्शंस पे नजर डालो, वीडियो को पॉज करके पढ़ो और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को जरा एक बार देखो। ठीक है,
देखो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट यहां पर देखो इट हैपेंस व्हेन टू लेस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द वाटर, और यहां क्या बोल रहा है इट हैपेंस व्हेन टू मच नाइट्रोजन इनरिचेस द वाटर। यानी ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट है, बस यहां पे बोल रहा है कि नाइट्रोजन बहुत कम हो जाता है और यहां बोल रहा है नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यानी मामला क्या है, इन दोनों पे आ चुका है, दोनों सिमिलर और अपोजिंग स्टेटमेंट है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। इन दोनों में से अब स्टेटमेंट खोज करके आपको निकालना है कि क्या सही बातें बोली जा रही है। अब इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, ऑप्शन नंबर डी को, इट हैपेंस व्हेन टू मच नाइट्रोजन इनरिचेस। ठीक है, अब देखो टू मच और इनरिच करना, अगर आप किसी चीज को इनरिच करना चाहते हो, अगर आप यूरेनियम को इनरिच करना चाहते हो तो आप यूरेनियम की क्वांटिटी बढ़ाओगे। उसी तरह अगर आप किसी चीज को इनरिच कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, एडिशन की बात हो रही होगी। तो टू मच नाइट्रोजन की जब बात हो रही है यानी ये ज्यादा सेंस बना रहा है, आप इसके साथ जा सकते थे। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया, उसके बाद आपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा, आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, आपने उसका इस्तेमाल किया, इसके साथ आप सीधा सीधा सही आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक, तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो पीवाईक्यू है वो पीवाईक्यू क्या कहता है। अगला पीवाईक्यू आपसे ये कह रहा है कि मनी सप्लाई जो है वो किस तरह का कॉन्सेप्ट है। सीजीएल में आया हुआ सवाल है। अगर आपने पढ़ाई की है एक अच्छे बैच से, एक अच्छे कोर्स से, तो आपको ये बेसिक चीज पता होगी, या आपने पीवाईक्यूज किया है तब भी आपको पता होगी। लेकिन अगर मान लेता हूं मुझे आपको नहीं पता, ठीक है, तो इतना तो बेसिक आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा कि स्टॉक और फ्लो ये दोनों अपोजिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। स्टॉक और फ्लो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स है। जैसे मामला अपोजिट टर्म्स पे आया, बाकी दोनों को हटाओ और इन्हीं दोनों में से ढूंढने की कोशिश करो कि किसकी बात हो रही है, दोनों में से क्या सही हो सकता है। तो मामला फिर से आप 50% पर लेकर आ गए हो। आप स्टॉक के साथ जा सकते हो, या अगर आप फ्लो के साथ भी जाते हो तब भी 50% चांस है कि आप सही होगे। ठीक है, ऐसे सवालों का मैं आपको एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं। ठीक, अब अगला क्या है, जो टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। कभी भी क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ के स्किप नहीं करेंगे आप। हर क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी है। मैथ्स का एक लंबा सा सवाल, लेंदी सा क्वेश्चन आपको +2 देगा, और जीके का एक छोटा सा सवाल भी +2 देगा। इसीलिए सारे क्वेश्चंस की रिस्पेक्ट करो, क्वेश्चन को पढ़े बिना स्किप नहीं करना। ये क्वेश्चन देखो, जब मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था पेपर को अटेम्प्ट करके लाइव, तब भी मैंने इस क्वेश्चन को वैसे ही इसको सॉल्व किया था। देखो ये बोल क्या रहा है, एक साइंटिफिक नेम दे रहा है हब्बार्डिया हेप्टान्यूरॉन। ठीक है, हब्बार्डिया हेप्टान्यूरॉन। अब किसने इसकी तैयारी की होगी, अनटिल एंड अनलेस कि आपने अच्छे से पीवाईक्यू किया होगा तो आपको पता होगा कि सीपीओ में आया हुआ सवाल है। 24 के पहले सीपीओ में भी एक बार ये पूछ चुका है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपको नहीं याद आया एग्जाम में। इतना भयानक टर्म देखकर यहीं पर से ज्यादातर लोग यहीं से स्किप कर देंगे। ज्यादातर जो लूजर्स होंगे यहीं पे क्वेश्चन को स्किप करेंगे, बोलेंगे हमें नहीं आता। ठीक है, विच हैज बिकम इंडेंजर्ड इज अ स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्पीसीज के बारे में पूछ रहा है। अब इस टर्म से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, इसको ब्रेक डाउन करो। इसमें से कोई ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता है तो आप बोलेंगे हाँ सर, यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में बेसिक सबने पढ़ा होगा कि इस तरह का उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे करके, और फिर ऐसे ऐसे करके, इस तरीके का एक रफ उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे शीथ वगैरह होती है, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी चीज का अगर साइंटिफिक नेम रखा जाएगा तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा कि वो किसी चीज को रिजेंबल करता है। ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे होता है आमतौर पे, या किसी प्लेस के नाम पे, और ये जो है ये किसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप देखो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, एक न्यूरॉन की तरह दिखने वाला, क्या क्रेन किसी न्यूरॉन की तरह दिख सकता है? क्या टाइगर दिख सकता है? बैम्बू दिख सकता है? नहीं। लेकिन क्या ग्रास ऐसा दिख सकता है? बिल्कुल दिख सकता है। बेसिक लॉजिक क्या है, एक्चुअल में आपको आंसर बताता हूं कि जो ग्रास है उस ग्रास के लीव पे एक न्यूरॉन के जैसा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। ठीक है, बट हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। हमें क्या जानने की जरूरत है कि इस न्यूरॉन को क्या रिजेंबल करता है, ग्रास करता है। अब आप बोलोगे सर रिस्की तो हो सकता है, बिल्कुल रिस्क हो सकता है। रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड है, रिस्क है तो इश्क है। यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन में आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। ये CHSL 2024 का आया हुआ सवाल है, लेटेस्ट पीवाईक्यूज आपके लिए लाया हूं। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ सेट ऑफ डायरेक्शंस टू स्ट्रेंथन द पॉश एक्ट। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस एक्ट रिलेटेड? पॉश एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? अगर आप लोग कॉर्पोरेट में काम करते हो तो फिर आपको अच्छे से पता होगा, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तब भी आपको पता होगा। लेकिन मान लेता हूं कि आप एक बेरोजगार इंसान हो, बहुत ज्यादा आपने इसकी पढ़ाई नहीं की, पॉश वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना है। ठीक है, तब क्या करो, आप इसको ब्रेक डाउन करो। पॉश, ये ध्यान से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो इसके अंदर इसका फुल फॉर्म बनेगा। ठीक है, SHPOSH। ठीक है, तो आप चारों ऑप्शंस में देखो कि POSH से रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या? फूड सिक्योरिटी कुछ नहीं आ रहा,
सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, एस और एच आ रहा है, सेक्सुअल और हरासमेंट एस और एच आ रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग सीटी, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। अमेनिटीज इन जेल, ए जे, इस तरह का कुछ तो नहीं आ रहा। तो इसमें ही होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसके साथ जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इसको ब्रेक डाउन किया, आपने थोड़ा पेशेंस रखा और रिलेट करने की कोशिश की। तो इस तरीके से जब आप ब्रेक डाउन करके पढ़ते हो तो आप आंसर के नजदीक पहुंच सकते हो, ठीक है। इसको अप्लाई करना बार बार पीवाईक्यूज में, तब आपकी इसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखो यहाँ पे एक और चीज देखो, ठीक है, किसी स्कीम के बारे में पूछ रहा है। इज वन ऑफ द वेल नोन स्कीम्स स्पॉन्सर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज लॉन्च इन नवंबर 2015। देखो बेशर्मी की हद देखो, 2024 सीएचएसएल में नवंबर 2015 के क्वेश्चन को लाया गया है, ठीक है। विद द एम ऑफ रिस्क्यूइंग द कंट्रीज एलिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ज्यादातर लोग ये 2015 देखेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे सवाल को और यहीं पे उनका सिलेक्शन भी छूट जाएगा। आपको पूरा पढ़ना है, आपने पूरा पढ़ा, आपको याद है, अच्छा चलो। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात हो रही है, चारों ऑप्शन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये तो ग्राम को शायद ज्योति पहुंचाने की, यानी कि विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट लग रहा है। उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, अच्छा डिस्कॉम, डिस्कॉम को जरा ब्रेक डाउन करो। डिस्कॉम, डिस्कॉम ऐसा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अच्छा रिलेट होता हुआ तो दिख रहा है। अगला क्या है? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, ये तो पावर डेवलपमेंट की बात हो रही है। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनकी हालत खराब है उनकी बात की जानी चाहिए। और वन नेशन वन ग्रिड, ये तो अलग ही चला गया मामला, ये तो अलग ही चला गया, ठीक है। तो डिस्कॉम से रिलेट होता हुआ उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, ये लग रहा है कि इससे रिलेट कर रहा है, आप इसके साथ सेफली जा सकते हो। यानी आपने क्या किया? डिस्कॉम को ब्रेक डाउन करके आपने पढ़ा, आपने रिलेट करने की कोशिश करी और आपने थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई किया। अगर ये सब करोगे तो ऐसे सवालों को निकाल सकते हो। अदरवाइज नवंबर 2015 का करंट अफेयर आपको कैसे पता होगा 24 में, ये आप ही जानो, ठीक। चलो यहाँ पे एक और चीज देख लो, फिर से मैं इसको एक एग्जांपल दे देता हूं। नेम द पेंशन स्कीम दैट सीक्स टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। सीजीएल 24 में आया हुआ सवाल है। बात क्या है? हमने इसमें कीवर्ड्स को क्या पकड़ा? आप कीवर्ड्स को पकड़ो, उसको ब्रेक डाउन करो, ठीक है। दैट इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। तो ओल्ड एज प्रोटेक्शन की कुछ बात कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऐसे तो मुद्रा योजना बहुत फेमस योजना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पर मैं मानता हूं नहीं पता है। क्या मुद्रा और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का प्रोटेक्शन, वो भी ओल्ड एज की बात की जा रही है, क्या दोनों रिलेट कर रहा है? उतना नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हाँ थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है कि शायद बीमा से कुछ रिलेटेड होगा, बट फिर देखते हैं। अटल पेंशन योजना, ये तो अलग ही स्कीम है, ठीक है। ये पेंशन की बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लोगों को पेंशन देने की शायद बात होगी। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो आप फिर नीचे देखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब यहां पर आप एक चीज गौर करो, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, यहां पर एक और टेक्निक लगेगी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। आप ये देखो, प्रधानमंत्री, 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 और यहाँ पे प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं है, इसको काट दो, ये नहीं होने वाला। ऑप्शन इन्हीं तीनों में कहीं छुपा हुआ है, अमृत यहीं से निकलेगा। अब अगली चीज नोटिस करो, ठीक है। श्रम योगी, श्रम का मतलब क्या होता है? वर्क, काम। वर्क और काम की अगर बात हो रही तो शायद यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स से आप रिलेट कर सकते हो कि वर्कर्स की बात हो रही होगी। तो श्रम योगी यानी कि शायद वर्कर्स की बात हो रही है जो श्रम के साथ योग का प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा कुछ इन लोगों का रहता है। बीजेपी गवर्नमेंट का इन सबसे ज्यादा खेलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला है। हमने कैसे पकड़ा? हमने तो सबसे पहले अपने स्टार्टिंग के टेक्निक्स को अप्लाई किया। यहाँ पे दो टेक्निक्स लगी, दोनों को ऑर्गेनाइज करके हमने एक साथ लगाया, तो हमें इसके आंसर तक हम पहुंच गए, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करना, आपको बड़ा मजा आएगा ये सब करने में, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चन भी आपके सामने से आ जाएंगे और मजा भी आएगा थोड़ा। अगला क्या है? क्वेश्चन के जो टर्म्स है वो आप ऑप्शंस में ढूंढो, या ऑप्शंस के टर्म क्वेश्चन में ढूंढो। अभी स्टार्टिंग में भी हमने कुछ ऐसे सवाल देखे थे, अभी एक और देखो, सीजीएल 24 में आया वो सवाल है। डैश इज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, SRO, whose primary objective is to work towards the robust development of the microfinance sector। माइक्रो फाइनेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, एसोसिएशन की बात की जा रही है। ये सारे कीवर्ड्स हमने यहाँ पे पकड़े। अब यहाँ देखो, नाबार्ड, अच्छा ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एसोसिएशन, एसोसिएशन, अच्छा यहाँ भी एसोसिएशन तो है, ठीक है, शायद हो सकता है। बट यहाँ पर आप देखो, पहला वाला स्टार्टिंग वाला टेक्निक लगाओ। ये देखो, यहाँ भी माइक्रो फाइनेंस, यहाँ भी माइक्रो फाइनेंस, आराम से इसको काट दो। दूसरी बात, माइक्रो फाइनेंस आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये देखो कहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रो फाइनेंस। ये देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में माइक्रो फाइनेंस, आंसर में भी माइक्रो फाइनेंस दिख रहा है। तो बहुत हाई चांस है कि इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। सेफली इन दोनों को काट दो, भूल जाओ, इनकी तरफ देखना भी नहीं है। डायरेक्ट नीचे आओ, सी और डी में से देखो। अब यहाँ पे एक और चीज गौर करने की, आपने ए और बी को एलिमिनेट किया, अब एक और चीज गौर करो, मैं आपको और समझाता हूँ, थोड़ा अंदर लेकर चलता हूँ। देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है? माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब देखो, माइक्रो फाइनेंस की तो बात हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को बीच में घुसाया हुआ है। दूसरी बात, अथॉरिटी की बात हो रही है, अथॉरिटी की,
ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल्फ रेगुलेशन हो रहा है, खुद से हम रेगुलेट करेंगे, हमें किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी आमतौर पे कौन होती है, कोई गवर्नमेंट बॉडी होती है, तभी उसको अथॉरिटी बोलेंगे। जब अगर आप सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हो कि मान लो एसएससी के सारे टीचर्स आज से सेल्फ रेगुलेशन करेंगे कि हम कभी भी अपने कोर्स का प्राइस जो है 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो ये हो गया सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन जो होता है वहां पे अथॉरिटी वर्ड का इस्तेमाल कम होता है, तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हो। इस तरीके से सोचने को मैं आपको समझा रहा हूं, आप कोशिश करना कि अपना खुद का थॉट डेवलप करो, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत पढ़ाई करी है, आप अनपढ़ गवार नहीं हो। जस्ट बिकॉज आपने जीके 100% कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीके से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। आप अनपढ़ गवार नहीं हो, बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो उन सारे नॉलेज बेस का आपको इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। यू आर वेरी वेरी स्मार्ट, सारे जवाब अंदर से निकल सकते हैं, बस ऐसे सोचने को सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अगले सवाल में देखो, अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 इन इंडिया। एमएसएमई एक्ट के बारे में पूछ रहा है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। अब देखो वर्ड्स यहाँ पर देखो, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, यानी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। अब यहाँ देखो, टू इंक्रीज इंपोर्ट टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट एमएसएमईज, चलो ठीक है। टू रेगुलेट फॉरेन कंपनीज टू फोकस ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओनली, ये तो तुरंत ही हटा दो भाई। माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री की बात हो रहा है, फोकस ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके अपोजिट में डाला गया है, तो इसको तो सीधा ही काट दो, ये तो कॉमन सेंस ही कट जाएगा। अब देखो, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज, मैंने क्या बोला, जो चीज क्वेश्चन में है उसको आंसर में ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे एमएसएमई की बात हुई, यहाँ पे एमएसएमई की बात हो रही है, और यहाँ पे भी एमएसएमई की बात हो रही है, ये तो डायरेक्ट कट गया था, इसको भी आप काट ही दो। ए और डी में से कुछ आंसर होने वाला है, दोनों सिमिलर टाइप के, दोनों में एमएसएमईज की बात हो रही है, जो कि क्वेश्चन में भी किया जा रहा है। अब देखो, अब इसके साथ आपको खेलना पड़ेगा कि आप दोनों में से किसके साथ जाओगे। टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज, और यहां पर आप देखो, यहां पर भी बात है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आपको डेवलपमेंट दिखा, यहां पे भी डेवलपमेंट दिखा, यानी एक और इंडिकेटर आपको मिल गया कि ऑप्शन नंबर डी के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। आराम से डी के साथ आप यहां पर जा सकते हो, ठीक। चलो अब अगले टेक्निक के ऊपर बढ़ते हैं। अगला टेक्निक क्या है, ऑड ऑप्शंस जो है वो जनरली रॉन्ग होते हैं, ऑड तरह के, अजीब तरह के जो ऑप्शंस होते हैं, और जो आपको क्वेश्चन में सेंस नहीं बना रहा है उसके हिसाब से। ये देखो, सीजीएल में आया हुआ सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अशोकास धम्म। धम्म या धर्म जो अशोका ने किया था, अशोका के धम्म का कौन सा ये बेसिक एट्रीब्यूट नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अशोका था कौन, बेसिक आपको पता होगा ना कि अशोका वाज बेसिकली अ किंग। किंग का जो रोल होता है आपको पता होगा कि यार किंग का बेसिक रोल क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का तो रोल होगा ही, और इसको रिलीजन से भी बहुत मतलब था, ठीक है। धम्म वगैरह और इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाता था, इतना बेसिक पता होगा आपको अशोका के बारे में। बहुत ज्यादा नहीं भी पता तो इतना तो पता होगा, सबको पता होगा, आपने बेसिक तैयारी की है। अब देखो, किंग का काम क्या है, सेक्युलरिज्म लाना, मे बी आज के हमारे गवर्नमेंट का भी काम सेक्युलरिज्म से रिलेटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन्ड है, तो मे भी हो सकता है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, हो सकता है। अहिंसा और सेलिबेसी, अहिंसा देखो एक तरीके की स्टेट पॉलिसी हो सकती है, एक तरीके की स्टेट पॉलिसी बनाई भी थी अशोक ने, ठीक है, तो अहिंसा की भी बात हो सकती है। लेकिन सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। अब यार कोई अपने पर्सनल स्पेस में क्या कर रहा है कोई इंसान, आप सोच कर देखो कि क्या ये पॉसिबल है रेगुलेट कर पाना। आज की भी डेट में आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी चीजें बैंड है, ठीक है, ये तो बैंड है किसी इनडायरेक्ट वे में, लेकिन क्या आपको भी पता है ये 100% बैन हो सकती है? क्या ये प्रैक्टिकल चीजें हैं कि इस चीज को आप बैन करने का पॉलिसी लाओ? दूसरी बात, ये कैसे स्टेट पॉलिसी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इन सब चीजों से रिलेट होता है? नहीं होता। तो ये एक ऑड ऑप्शन है, आप इसी के साथ जाओ, क्योंकि आपसे नॉट पूछ रहा था, तो इसके साथ जाओगे ज्यादा सेंस बनाएगा, ज्यादा आप इसके समर्थन में रह सकते हो। तो आप जो भी चीजें करते हो, दिन भर आप पॉलिटिकल वीडियोस भी देखते हो, उसका भी प्रैक्टिकल यूज करो अपने एग्जाम में, ठीक है, उसका भी आप इस्तेमाल करने का प्रयास करो। इस तरीके से सोच डेवलप करने की कोशिश करो। अगला क्या है, बेसिक टर्म्स, आपके जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है, पीई की यानी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपने कुछ सीखा है, जाना है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, उनका भी इस्तेमाल करो। अगर आपने जीके नहीं भी पढ़ा है, आपने मैथ्स तो पढ़ा होगा, रीजनिंग तो पढ़ा होगा, उसके अंदर भी कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं, जहां पे भी आपको मिले आप उसको एक्सप्लॉइट करो। देखो मैं इसको क्वेश्चन में एक्सप्लॉइट करता हूँ। सीजीएल 24 का आया हुआ सवाल है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको पता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप देखो, एफिशिएंसी ये जो चीज होती है, अगर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा है तो एफिशिएंसी के सवाल आपके कहीं ना कहीं टकराया होगा। और एक चीज याद रखना, एफिशिएंसी हमेशा
किसी चीज का रेशियो होता था या परसेंटेज, या तो रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं या परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज को, कि मेरी गाड़ी की एफिशिएंसी अगर मान लो 90% है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो 100 लीटर्स पेट्रोल पीती है तो 90 लीटर्स का मुझे एवरेज देती है। ये है आपके एक तरीके से रेशियो या परसेंटेज में एक्सप्लेन किया जाता है एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी कभी भी किसी एब्सोल्यूट नंबर के साथ नहीं खेलती है, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं होती एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी इज ऑलवेज अ रेशियो और अ परसेंटेज। अब आप देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट की बात हो रही है यहाँ, द रेशियो की बात हो रही है यहाँ, अमाउंट की बात हो रही है यहाँ, रेशियो की बात हो रही है। तो अमाउंट अपने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस से काट दो और अब इन दोनों ऑप्शंस को ही आपको पढ़ना है। द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन और द रेशियो बिटवीन द मास एंड एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन। ठीक, तो अब इन दोनों के साथ आपको देखना है कि दोनों में से आपको सूटेबल कौन ज्यादा लग रहा है। यहां पे एक चीज और याद रखने की है, रेशियो हमेशा किसी सिमिलर क्वांटिटी का निकाला जाता है। यानी रेशियो आप किसका निकालते हो, आप समझ लो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का निकालते हो, यानी नंबर का निकाल रहे हो, या फिर आप क्या निकालते हो, नंबर ऑफ किलोमीटर्स ड्रिवन बाय कार एंड नंबर ऑफ किलोमीटर्स ड्रिवन ऑन अ वेरी गुड रोड वाली कार। ठीक है, सही से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन बेसिकली क्या है, ऊपर नीचे रेशियो में आमतौर पे सेम क्वांटिटी होती है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो यहाँ देखो क्या है, मास की बात हो रही है, एनर्जी, दो क्वांटिटीज घुसा दिया इसने रेशियो में, जबकि रेशियो में एक क्वांटिटी एनर्जी की सिर्फ बात हो रही है, तो इसका चांस ज्यादा हो जाता है। ये आपके प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस से निकलेगा। आप इसको ठंडे दिमाग से अगर अप्लाई करोगे तो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं। तो अभी आप इसको पीवाईक्यूज में इसके बाद जरूर जाके अप्लाई करना, बहुत मजा आने वाला है। अगला है कॉमन सेंस। अब देखो यार, आज की दुनिया में कॉमन सेंस कॉमन नहीं है। जो मेरे लिए या किसी और लोगों के लिए कॉमन सेंस होगा वो शायद बाकी लोगों के लिए कॉमन सेंस ना हो, बट फिर भी मैं अज्यूम करता हूं कि आप अनपढ़ गवार नहीं हो, आप जो है ग्रेजुएट हो, आपने कुछ तो पढ़ाई करी होगी बचपन से लेकर अभी तक, आपने कुछ तो पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा और पैटर्न को जो है रिकॉग्नाइज किया होगा। तो यहाँ पर आप देखो, मैं उसी के हिसाब से सवाल आपको लेकर आया हूँ। देखो ये क्या पूछ रहा है, थ्रू विच रूट्स इज द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड आउट। अब इंडिया का लोकेशन बेसिक आपको वर्ल्ड मैप पे पता होगा कि यहाँ पे कहीं इंडिया है, यहाँ पे वेस्ट एशिया है, यहाँ पे चाइना है, फिर यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका वगैरह है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। इतना बेसिक वर्ल्ड मैप तो सबने देखा होता है। अब आप देखो इंटरनेशनल ट्रेड हम कैसे कैसे करते हैं, हम वेस्ट एशिया के साथ कर रहे होंगे, बट अगर हमको अफ्रीका पहुंचना है तो हम कहाँ से जाएंगे, हम ऐसे सी के थ्रू जाएंगे। अगर हमको ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड करना है तो हम सी के थ्रू ही जाएंगे ना, सी रूट ही है हमारे पास, तो हम सी रूट से जा सकते हैं, या हो सकता है एयर रूट से भी जाते होंगे। ठीक है, पर क्या लैंड रूट से हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंच सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। पहुंचने का तो पहुंच ही सकते हैं, किसी तरीके से बीच में कुछ बना दे, लेकिन अगर हमें ट्रेड करना है डे टू डे बेसिस पर, तो ट्रेड करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये चीप होना चाहिए, दूसरी बात एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी ही तो बहुत बड़ी चीज होती है। अब ऑप्शंस को पढ़ो, रेलवे एंड एयर। अच्छा, रेलवे यानी इस बीच में, समुद्र के बीच में रेलवे बिछा दिया। अगला सी एंड रेलवे, फिर से रेलवे और यहाँ ओनली रेलवे, ये तो पहले ही काट दो यार। और यहाँ पे क्या है, सी एंड एयर। तो प्रैक्टिकल ऑप्शन क्या है, सी या एयर, इसी से हम ट्रैवल करते होंगे। हम रोडवेज से या रेलवेज तो नहीं बना सकते बीच समुद्र में, अगर रेलवेज हम डालेंगे सिर्फ थोड़ी सी ट्रेड करने के लिए, तो ये क्या है, फिजिबल चीज नहीं होगी। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको हटा देने और ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। ये आपने कॉमन सेंस से भी बहुत सारे सवाल आप निकाल सकते हो। ठीक, चलो अब, और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस पे कभी ये मत सोचना कि यार इसमें कुछ ट्रैप हो सकता है, मेरा कॉमन सेंस यहाँ पर फेल होने वाला है, यहाँ पर एग्जामिनर ने कोई ट्रैप, अरे ट्रैप नहीं लगाया होगा भाई। एग्जामिनर 25 के 25 सवाल ऐसे नहीं देगा कि जो आपसे कोई नहीं हिलेगा, ऐसा नहीं करना चाहता। आपको कुछ सवाल तो दिए जाएंगे ना जिसमें आप सॉल्विंग कर सको, तो हर क्वेश्चन में ट्रैप होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर देखो क्या क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है प्लैनेट सैटर्न के बारे में ट्रू है। सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है। सैटर्न के बारे में बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी, बचपन में थोड़ा सा सोलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, नाम याद किया होगा, पोजीशन याद किया होगा। तो ये क्या बोल रहा है, सैटर्न इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अरे फोर्थ कहाँ है, फोर्थ में तो अपना मंगल ग्रह आता है, इसको हटा दो। ठीक है, और लार्जेस्ट प्लैनेट भी बोल रहा है, लार्जेस्ट, दो अलग अलग तरीके का फैक्ट दिया हुआ है, गलत होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा फैक्ट होंगे, जितना ज्यादा डेटा होगा, उस स्टेटमेंट के गलत होने के उतने चांसेस हैं। अगला क्या है, सैटेलाइट्स लाइक एनसेलेडस एंड और टाइटन ऑफ सैटर्न आर होम टू इंटरनल ओशंस कुड पॉसिबली सपोर्ट लाइफ। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा है, इस कीवर्ड को पकड़ो, पॉसिबली। जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, पॉसिबली या पॉसिबल या फिर मे बी, कैन बी,
इस तरीके के जो वर्ड होते हैं जो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, जो कि 100% किसी चीज को फिक्स नहीं बोल रहे, बोलते हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हो ही सकता है यार। अगर मान लो इस एग्जामिनर ने जब सवाल बनाया तब पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब सवाल बनाया और आंसर की आई, इस बीच का जो गैप होता है 10 दिन का, इसी दिन में मान लो एक डिस्कवरी आ गई, उसमें लिखा हुआ है, उसमें नासा ने बता दिया कि हमने डिस्कवर कर लिया है कि सैटर्न में लाइफ है, सैटर्न के इस मून में लाइफ मिल गई है, तो क्या है इस बीच में तो आंसर की पे डिस्प्यूट आ जाएगा। एग्जामिनर क्यों चाहेगा कि हमारे आंसर की पे हमेशा डिस्प्यूट आए? तो अगर ऐसे ओपन एंडेड वर्ड्स छोड़ रहा है, इन वर्ड्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऑप्शन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जैसे कि नेवर, कांट बी, ठीक है, नेवर हो गया, कांट बी हो गया, ऑलवेज, ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है कि ऑलवेज, सर्टेन, 100% सर्टेन, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं ये अगर इस्तेमाल किए जाएंगे तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, इनके गलत होने के चांसेस हैं। यानी किसी स्टेटमेंट में अगर आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो गलत होने के चांसेस है, बट यहाँ पे भी कॉमन सेंस का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। कभी कभी मान लो लिख दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, as per the interpretation of the constitution, India can never become a democracy as per constitutional laws। तो ये क्या है, यहाँ पर भी तो नेवर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट, आप बोलोगे ये तो स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना है, सिर्फ वर्ड देखकर नहीं देखना है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि लाइफ सपोर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या इंटरनल ओशंस है, तो ओशंस के अंदर लाइफ होता है, चांस बनते हैं। अगला क्या बोल रहा है, सैटर्न इज अ मैसिव बॉल मेड अप मोस्टली ऑफ नाइट्रोजन। मैसिव बॉल तो है, लेकिन अब कौन सा गैस है इसके अंदर, ये तो चीजें याद नहीं रहती सबको। सैटर्न्स इन्वायरमेंट इज कंड्यूसिव टू लाइफ। अरे भाई इतना बड़ा बात हो जाता तो हमें पता ही नहीं चलता कि सैटर्न में लाइफ हो सकती है, तो अभी तक हमें पता होता। तो इसको आप हटाओ, ये ऑप्शन एलिमिनेट है, ये एलिमिनेट है। इन दोनों के साथ जाओगे तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, इसमें ज्यादा चांसेस है कि एक जनरल स्टेटमेंट है जिसमें पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है, तो इसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको आप अप्लाई करोगे तभी समझ पाओगे। आखिरी जो है इसको ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आमतौर पे आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ये मैंने खुद ने अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको शायद पता ही चली गया होगा कि इन सब चीज़ों को मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो बज़ वर्ड्स हैं, कुछ जुमलाज हैं, देखो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे जुमला लेकर चलती है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई स्कीम है या गवर्नमेंट की कोई बात हो रही है, तो इन ये सब जो जुमला है, जो बज़ वर्ड्स हैं, ये जो आपको दिखेंगे, जैसे मैं यहाँ सारे जो है एग्जाम्पल रिसेंट में जो चल रहा है, जैसे विकसित भारत चल रहा है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी अमृत काल है, यानी अभी ही हम लोग अपना मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कर लेंगे, 2047 तक अमृत काल चल रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है, ठीक है। हमें तब तक विकसित भारत बना लेना है। कर्तव्य काल, सबका साथ सबका विकास, न्यू इंडिया है, अमृत पीढ़ी है, आत्मनिर्भर भारत है, वोकल फॉर लोकल, फलाना ढिमका, अमृत भारत, स्मार्ट सिटीज, भारत नेट, पंचामृत, अमृत धरोहर, ये सारी चीजें क्या है, ये हैं बज़ वर्ड्स, गवर्नमेंट बज़ वर्ड्स है। गवर्नमेंट इसको घुमा फिरा के यूज करते रहती है, कहीं ना कहीं इसको डालते रहती है। तो किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम का थीम आपसे पूछ लेगा, या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम का नाम पूछ लेगा, या ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, और अगर आपको ये सारे बज़वर्ड्स वहां पर दिख रहे हैं तो इनके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, देखो ये भी CHSL में आया हुआ सवाल है 2024 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? सेंट्रली जहां आपने देखा तो आप समझ जाओ, आपकी घंटी बजनी चाहिए कि बीजेपी को जो बज़वर्ड्स पसंद है वो यहाँ पर आ सकते हैं। विथ लिटरेसी दैट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2023। अब देखो यहाँ पर दो टेक्निक्स लग रही हैं। सबसे पहले नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम, इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, भारत पढ़ेगा। तो ये सब में लिटरेसी की बात हो रही है, यहाँ भारत पढ़ेगा, इसको तो सीधा हटाओ। अब यहाँ देखो इन दो ऑप्शंस में देखो सिमिलर ऑप्शंस लग रहे हैं, इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और यहाँ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यानी दोनों बिल्कुल सिमिलर ऑप्शंस हैं। इन्हीं दोनों में से आपको आंसर निकाल के लाना है। अब मैंने यहाँ पर पीछे आपको बज़वर्ड समझाया, इसमें ये कौन सा बज़वर्ड आपको सब यहाँ पर दिख रहा है? न्यू इंडिया, ठीक है, देश तो नया है, इंडिया नहीं है, ये न्यू इंडिया है, ठीक है। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर आप कैसे लाए हैं? पहला तो आपने अपने पुराने जो ट्रिक्स थे उनको लगाया, साथ में गवर्नमेंट बज़वर्ड्स के साथ आप गए कि सरकार को ये सारे शब्द पसंद है, ये टर्म्स, ये फ्रेजेस पसंद है, इसका आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अगला सवाल देखो, सॉरी इसमें मैं लिखना भूल गया, या तो ये CGL का होगा या तो CHSL का ही सवाल होगा 2024 वाला, ये PYQ ही है, ठीक है। मैं इसको लिखना भूल गया था, इसलिए सॉरी फॉर दैट। तो अगला देखो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स व्हिच वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2023-24। अब देखो अगेन मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले सिमिलर ऑप्शंस निकालो। यहाँ पे धरोहर बोल रहा है और यहाँ पे अमृत धरोहर बोल रहा है, कुछ चेंज नहीं है, धरोहर की बात हो रही है, बस यहाँ पर अमृत लगा दिया, ठीक है। ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, अमृत महोत्सव, अमृत काल, फलाना ढिमका, यही चल रहा है, खत्म करो बात।
अमृत धरोहर के साथ आराम से निकल लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपने दो दो ट्रिक को एक साथ लगाया, आंसर आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में, आपको आता था नहीं आता था, कहानी ही खत्म है। वेटलैंड्स को धरोहर बोला जाता है, क्या किया जाता है, हमें उससे मतलब नहीं है, आंसर हम निकाल गए। इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस भी बना और आपका टाइम भी सेव हुआ। ठीक है, टाइम भी सेव हुआ। आप सोचो 2 नंबर आपको मैथ्स में लेने के लिए कितने समय लगाना पड़ता है, बट यहाँ कितना टाइम लगा, हार्डली 10 सेकंड लगे कि उससे ज्यादा लगे। आप सीधा सीधा बताओ, बस आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, अच्छे अपनी प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, अब जाते जाते डिस्क्लेमर है भैया, इन क्वेश्चंस को, इन जो टेक्निक्स हैं, इनको पीवाईक्यूज पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ढेर सारी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, जहां जहां हो सकता है इसको प्लीज लगाओ। पीवाईक्यूज की मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, जो आपके मॉक्स होते हैं, मॉक्स की गारंटी मैं नहीं लेता भाई, क्योंकि उनका कुछ अलग ही रहता है, वो बस आपको चैलेंजिंग मॉक दे करके अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, उनकी गारंटी नहीं लेता। पीवाईक्यूज में लगाकर चेक करो, अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लो, तभी, ये नहीं कि कल आपका एग्जाम है, आज आपने देखा और कल ही जाकर लगा दिया, ये सब मत करो। नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस चीज को मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं। ऐसे कर करके आप 4 5 6 सवाल कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। मेन चीज आपके नॉलेज से ही आएगी, तो नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट एक चीज और याद रखना, या तो फुल्ली अप्लाई करो या तो अप्लाई ही मत करो। यानी अगर 6 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जिसमें आपको लग रहा है एलिमिनेशन का स्कोप है, या तो सारे 6 में लगाओ, तभी पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस आउट होगा। या ऐसा नहीं करोगे कि 6 में से 2 में लगाया, बाकी 4 में लगाया नहीं, ओवरऑल नेगेटिव मार्क्स हो गया और आखिर मुझे गालियां दे रहे हो। ठीक है, ये नहीं करना है। या तो हिम्मत है, पूरा लगाओ, ठीक है, 100% अप्लाई करो, या तो अप्लाई ही मत करो। ठीक है, बीच बीच वाले मत बनो, बीच वाले बनना बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो या तो पूरा अप्लाई करो, 100% अप्लाई करो, या तो करना ही मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम समय होने की वजह से आपकी जीके की तैयारी रह जाएगी और इस बार आप बिना जीके की प्रिपरेशन के ही अपने एग्जाम में एंटर करने वाले हो, तो ये गलती आपको करने की जरूरत नहीं है। जीके अभी भी डुएबल है, केवल 100 आवर्स या उससे भी कम में। कहाँ पे? हमारे जीके जीनियस बैच में। जीके जीनियस बैच में आपको जीके की कवरेज करवाई गई है 100 आवर्स या उससे भी कम समय में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का हमने इस्तेमाल किया है। इन लेक्चर्स का इस्तेमाल करते हुए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो जीके को बहुत ही कम समय में निपटा सकते हो और उसके बाद रिवीजन के लिए भी आपके पास ढेर सारा समय रहेगा। ये बैच अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में, जिसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया। वहां पर जाओ, आप डेमो वीडियोस को देखो। अगर आपको डेमो वीडियोस सही लगते हैं, जचते हैं, तो इसको एक बार कंसिडर कर सकते हो। इस बैच का जो प्राइस है वो 15 जुलाई से बढ़ने वाला है। 15 जुलाई मिडनाइट से इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप उससे पहले इसमें इनरोल कर लेना ताकि आप प्राइस हाइक से बच पाओ। अभी ये बैच आपको केवल 299 रुपीज में अवेलेबल होगा अगर आप कूपन कोड लगाते हो ऑफिसर का, OFFICER, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जा रहा है अभी एग्जाम क्लस्टर ऐप में। इसमें ज्यादातर चीजें मैंने कवर करवाई हैं, बट कुछ टीम के दूसरे लोगों ने भी अपना योगदान दिया है। PDF आपको मिलेंगे, लेकिन वो केवल ऐप के अंदर खुलेंगे, यानी प्रिंटिंग सेविंग अलाउड नहीं। इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम का, चीजें इंग्लिश में लिखी है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर हमने कवरेज किया, तो प्योर हिंदी मीडियम वाले प्लीज इसको बाय ना करें। ये लूसेंट से ज्यादा डीपर, बेटर और अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपको बैच के बारे में कुछ पूछना है तो 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऐप खोलोगे तो आपको डेमो वीडियोस में ही सारी चीजें मिल जाएंगी। लिंक लगा हुआ है पहले कमेंट।